नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी के बीच पुनः एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग सिलेबस के अनुसार मेघगीत जो जानकी वल्लभ शास्त्री का रचना है उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। मेघगीत जो कविता है उसका व्याख्या को समझेंगे और इन सारे चीज़ों से जो संबंधित MCQ हैं जो पूछे जाने की संभावना है और नमूना है, जिसको हम लोग देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो चलिए आज बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेघगीत कविता है, ये पढ़ना है, जिसके रचनाकार जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। तो सबसे पहले हम लोग रचनाकार से संबंधित बातें को जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने इन सारे जो टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार किया है और एग्ज़ाम व्यू से तैयार किया है ताकि आपका जो स्टेट का एग्ज़ाम है अच्छे अंक से निकल सके। अगर मेरे जितने क्लास हुए हैं, जितने होंगे, सारे का PDF पाना चाहते हैं तो आपको मेरे नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करना है। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पर आप पेमेंट करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जो नहीं पेमेंट किए हैं जल्दी से कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है, चीज़ें ज़्यादा आपको पढ़नी है। तो मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है हिंदी जंक्शन, वहाँ भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से भी जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है उससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ भी एक प्रश्न प्रत्येक दिन दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ से भी जाकर प्रश्नों को देख सकते हैं ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर अपने तैयारी को जो है बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग जुड़कर तैयारी को करें और एग्ज़ाम को आसानी से कर दें। तो चलिए हम लोग रचनाकार के बारे में जानते हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले के मैगरा ग्राम में हुआ था। यानी इनका जन्म जो है गया जिले के मैगरा ग्राम में हुआ था। वे हिंदी व संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आ गए। यहाँ देखिए बातें सामने निकल कर आई कि इनका जन्म जो है बिहार में ही गया जिले के मैगरा एक गाँव है जहाँ हुआ था, और ये पहले संस्कृत में रचनाएं करते थे, बाद में निराला के कहने पर हिंदी में आए। कविता के क्षेत्र में उन्होंने कुछ सीमित प्रयोग भी किए और सन 40 के दशक में कई छंदबद्ध काव्य गाथाएँ लिखी, जो गाथा नामक उनके संग्रह में संकलित है। उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रचा। यानी राधा जो है इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। परंतु शास्त्री जी की सृजनात्मक प्रतिभा अपने सर्वोत्तम रूप में उनके गीतों और गज़लों में प्रकट होती है। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। यानी इनकी जो रचनाएं हैं उसे प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती सम्मान से इसे सम्मानित किया है। इस क्षेत्र में उन्होंने नए नए प्रयोग किए, जिससे हिंदी गीत का दायरा काफ़ी व्यापक हुआ। वैसे वे ना तो नवगीत जैसे किसी आंदोलन से जुड़े, ना ही प्रयोग के नाम पर ताल तुक आदि से खिलवाड़ किया। छंदों पर उनकी पकड़ इतनी ज़बरदस्त है
और तू कितने सहज ढंग से उनकी कविता में आती है कि इस दृष्टि से पूरी सदी में केवल वे ही निराला की चाय को छू पाते हैं। 26 जनवरी 2010 को भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, किंतु उसे शास्त्री जी ने अस्वीकार कर दिया। इसके पूर्व 1994 में भी उन्होंने जो है पद्मश्री नहीं स्वीकारी थी। यानी आप देख सकते हैं ये कैसे रचनाकार हैं जो पद्मश्री मिलने पर भी इनकार कर देता है, नहीं स्वीकारता है। तो इनका जो क्षेत्र है, त्याग है, वो आप समझ सकते हैं। छायावाद के अंतिम अस्तिम माने जाने वाले जानकी बल्लभ शास्त्री का 7 अप्रैल 2011 को मुजफ्फरपुर के निराला निकेतन में अंतिम सांस ली। अब उनकी कुछ प्रकाशित कृतियां हैं जिसको जानना जरूरी है। तो काव्य संग्राम है वरलता, अंकुर, उन्मेष, रूप अरूप, तीरतरंग, क्षिप्रा, अवंतिका, मेघगीत, गाथा, प्यासी पृथ्वी, संगम, उत्पलदर, चंदनवन, शिशिर किरण, हंस किरकिरनी, सुरसरी, गीत, वितान, धूपतरी, बंदी मातरम। तो ये जो है रचनाएं काव्य संग्रह है। महाकाव्य में राधा है, नाटक में देवी, जिंदगी, आदमी, निर्झर है। उपन्यास में एक किरण सौ झैया, 2 तिनकों का घोंसला, अश्वबुद्ध, कालिदास, चाणक्य शिखा अधूरा है उपन्यास। कहानी संग्रह में है कानन, अर्पणा, रीरा कमर, सत्यकाम, मासो का झुरमुट। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अब जो है मेघगीत कविता पढ़ता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये 3 तरीका से छंदों में बांधा गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं। कविता बहुत लंबी है, व्याख्या करेंगे एक एक पंक्ति का तो बहुत समय लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कविता पढ़ लेंगे और अंत में इसका संपूर्ण व्याख्या देख लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ये आए दूसरे नए, नए साल के मेघ गए, वह छहराते अमृत फुहारे, इनकी असी की मसी की धारे, तिरछी बरसी सी पौछारे, गगन उतान न नेक नए, नए साल के मेघ गए। यह कहते धरती मटमैरी, जब भी हरियाली है फैरी, अजब देखने की है सैरी, अन्य वाद्यन्य विदूषक ये, नए साल के मेघ गए। रीति यही अभिनव दाता की, प्राण हरण करते त्राता की, मेट जगत जुग निर्माता की, दुर्दिन के घन घिरे आए, नए साल के मेघ गए। अब देखिए दूसरे तरीका से है, दूसरे छंद में है। नभ पर पर्वतों से मेघों का दर छाया, पावस का कैसा समय सरोना आया। रवि रश्मि सहारे खींचा, स्वरस सागर का, 9 मास गर्भ धृत उसी रसायन वर का। यह जगमग तगमग विजु ज्योति अभिरामा, है प्रसव कर रही शुभ नव अस्तरी श्यामा। यह स्फटिक विमल जल निर्मगन की माया, पावस का कैसा समय सरोना आया। ये बहुत लंबी कविता है, 3 छंदों में है। तो हम लोग कविता को पढ़ेंगे, अंत में संपूर्ण का व्याख्या देख लेंगे। यह सांध्य अरुणिमा नहीं रक्त चंदन है, जिससे रंजित सा कोमल श्यामल तन है। यह शीतल मंद सुगंधित समीर नहीं रे, निश्वास छोड़ता गुमसुम धीरे धीरे। कामातुर सा नभ निष्प्राभ या पड़ राया, पावस का कैसा समय सरोना आया। यह हवा बीच से चली सजल मेघों के, ऊंची ऊंची इठराती खाती झोंके। इतनी ठंडी की कपूर तुहिन छवि छीनी, भरती सुगंध केतक की भीनी भीनी। अंजलि भर भर पीने को जी रचाया, पावस का कैसा समय सरोना आया। इन छिटफुट फुटकर जल्दों से तारापथ, छिपता दिखता इसका अक्रम सा इतिअथ। ऐसा लगता जैसे प्रशांत सागर हो, तुम खर्वगिरी ग्रह का आगर हो। जो ज्योति गगन सिंधु ने एक रूप हो पाया, पावस का कैसा समय सरोना आया। मदमाते नीरव भौरे जो रखने पर, रस से उर्वर के जामुन फल चखने पर। ऐसे ही सरस रसाल डाल डंडर पर, जो अनिर्चहित हो बिछ जाते जलथर पर। यो नीरपीत परिणत कानन रहराया, पावस का कैसा समय सरोना आया। जो पत्र फूटो पर टप टप टपक टपक कर, आता जल विहंगों का दर रपक झपक कर। है उसे पी रहा झुक झुक उझक उझक कर। गिरे नैने फरका सुरझा उलझे पर,
कोई प्यासा कोई बिन पिए अघाया, पावस का कैसा समय सरो न आया। गिरी सरिताएं जल्दी जल्दी है भरती, उन्मुक्ताओं का जो प्रबार बन झरती। घुर का गैरिक ने जल को रार बनाया, जिस पर कदम कुसुम्बों का परिमल छाया। जिसका पीछा करता मयूर स्वर आया, पावस का कैसा समय सरो न आया। तो आप देख रहे हैं कविता कितनी लंबी है। तो हम लोग कविता के सारे पदों को देख रहे हैं ताकि एक एक चीज़ समझ में आ सके। आपको PDF भेज दिया जाएगा। PDF को आप लोग 2-4 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, और व्याख्या को भी पढ़ लीजिएगा जो नीचे दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके, और हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं उसका कुछ मोटिवेशन मिल सके। चलिए तीसरा छंद है। जीवन जीव मात्र को देने पावस रस शीतल, आया छाया रवि शशि पर आकाश दिशा चंचल। तरित तपक गर्जन तर्जनमय, निबिड़ निर्घन से नभ निश्चय। दिखता है रे सगुन ब्रह्म सम, ढके जीव को स्वत रजस स्वरतम। ज्योति अदिश गगन की, तन की दोनों अति विहर। 8 मास तक वसुधा का धन, संचित करता रवि कर वन घन। रगा जुटाने का यह मेरा, आई बरसाने की बेरा। स्तब्ध भूमि पर अमरपुरी की उतर रही हलचल। कोई सा हृदय देख तप्त जन, उसे जुड़ाने को निज जीवन। दे डाले जो ही महान घन, निरख दग्ध जगह विद्युत रोचन। उसने उषांशों से कंपित हो, दरकाते दिग्चर। शुभ परिणाम सकाम तापस का, निरख हष्ट होता मन कृष का। ग्रीष्म शुष्क तनु थी यह धरती, शरीर सिक्त हो आज हो रस्ती। तप तन मन दोनों को कर देता, निष्कलुषित विवर। रवि की छवि के झरते ढरते, जुगनू जगमग जगमग करते। मलिन किंतु हो जाते तारे, जैसे पुण्य पाप से हारे। जो कजियुग में वेद नहीं, होते पाखंड सफर। मेघ शब्द सुन दादुर बोरे, जो गुरुस्वर सुन बटु मुँह खोरे। उमग्मी क्षुद्र नहीं की धारा, नदी की धारा। जो उससे धन बन मद हमारा। बूंद धात गिर सहते, रहते भक्त विपद अविचर। तो ये जो कविता था आप लोगों के समक्ष मैंने रखा। अब इसका हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं ताकि समझ में आ सके कि कविता में कहा क्या गया है। तो देखते हैं कविता का सारांश क्या है। मेघदूत नामक शीर्षक कविता आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित है। इस कविता में दुखी और तप्त धरती की पीड़ा मिटाने हेतु मेघ को बरसने का आह्वान किया गया है। संपूर्ण कविता में शुरू से अंत तक आए व्यंग्यात्मक पद से बादल की व्यक्तित्व कई जगह अन्योक्तिपरक दिखाई पड़ता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि भीषण गर्मी पड़ रहे हैं, सूरज की किरणें तप्त होती है, जिसके फलस्वरूप सभी फल फूल मुरझा कर काले पड़ गए हैं। मनुष्य की भी यही दशा है। स्त्री पुरुष सभी के कंठ सूख गए हैं, उनके हृदय व्याकुल हो गए हैं, स्वर कत्र होते हैं। इस विषम परिस्थिति में बादल यदि मेघ शावक और अज से कीड़ा करता है तो उस पर यह बात धरती पर रहने वाले प्राणियों को नहीं सुहाता। अतः ऐसी परिस्थिति में उसे बरस जाना चाहिए। व्यर्थ में गर्जना करने से कोई लाभ नहीं। गर्मी के कारण आज ऊंचे ऊंचे तारों पर सिर्फ सूखे पत्तों लहरा रहे हैं। उनकी डालियों पर चिर गिद्ध मंडराते नजर आते हैं। कहीं भी हरियाली का पता नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ऊपर ही ऊपर कोई सरसत्ता को पीता चला आ रहा है और धरती पर किसी को सरसत्ता नहीं मिल रही है। बादल को सागर पर उमड़ने घुमड़ने से कोई लाभ होने वाला, जहाँ जीवनदायक अजर की आवश्यकता है वहीं उसे बरसना भी चाहिए। भीषण गर्मी पड़ रहे हैं पर बादल धरती वालों से हटकर आकाश में सुशोभित है। जिस प्रकार नेतागण जनता से हटकर गगनचुंबी मंच पर आसीन है, उसी तरह बादल भी नेता की प्रचलित परंपरा का निर्वाह कर रहा है। इस प्रकार कवि ने मेघ के आह्वान की वजह से आज के समाज की आलोचना की है। धरती मेघ को अपने पास बुला रहे हैं, उसके मुख से शब्द नहीं निकल पा रहा है। अतः कवि मेघ को आह्वान करता हुआ कहता है
कि बादल को प्रत्येक खेत को अपने जल से भर देना चाहिए। समय बीतता चला जा रहा है, जो लौट कर आने वाला नहीं, अतः बादलों को उचित समय पर इस सोनी परी वसुंधरा पर फिर फूल खिला देना चाहिए। यह तभी संभव है जब बादल आकर इस धरती को सिंचित कर देगा। उन सावरे सरों ने बादलों को तो अभिप्रिय बनकर 7 समुद्रों को तैर कर पार करते हुए रुक छिप कर इस धरती पर आ जाना चाहिए। आशावादी भावनाओं से ओतप्रोत हो कवि कहता है कि देखो वह बादल कब संसप्त वसुंधरा को अपनी जड़ से प्रेरित करता है, कब वह फिर से इस वृंदावन को हरा भरा करता है तथा उसके आगमन से धरती के अंग अंग कब खिल उठते हैं। यह देखना होगा कि कोने कोने में मधुर शब्दों का गुंज करने वाला वह मेघ जाने कब आता है। कवि ने प्रस्तुत कविता में बादल के क्रांतिकारी अभिव्यक्ति का आख्यान करता है। बादल धरती के ताप को दूर करने वाले, उसके विदीर्ण हृदय स्तर को जलाने वाले होते हैं। वह प्राकृतिक उतना नहीं जितना मनुष्य निर्मित है। इस वैभव को समाप्त करना, पीड़ा से मुक्ति देना ही कवि के अनुसार बादल का दायित्व है। अतः यह कविता प्रकृति परक होती हुई भी सामाजिक राजनीतिक चेतना से संपृक्त है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है कवि मेघ को बरसने का आह्वान करता है, नेता पे तंज कसता है और तरह तरह के जो है बातें बनाकर उसे चिढ़ाता भी है। तो ये कवि की ताना बाना बुना हुआ जो है कविता में शब्द है, जिसे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप लोग पीडीएफ को 1-2 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कविता कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि कोई भी कविता को समझने के लिए आपको कम से कम 3 बार पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप लोग इसे पढ़िएगा, समझिएगा और चीज़ें को बनाइएगा ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए अब MCQ जो इससे बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, मेघगीत कविता के रचनाकार कौन है। तो इसके जो रचनाकार है आप सभी को पता है, जानकी बल्लभ शास्त्री हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। जानकी बल्लभ शास्त्री का जन्म कब हुआ। तो जानकी बल्लभ शास्त्री का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ। विकल्प ग सही हो जाएगा। गया जिले के मैगरा गांव है बिहार में। तो आप देख सकते हैं ऊपर में पढ़ाया जा चुका है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध बिहार से है। तो आप सभी को पता है जानकी बल्लभ शास्त्री, रामधानी सिंह दिनकर, विद्यापति, तीनों का संबंध जो है बिहार से है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। जानकी का जन्म जो है गया में, दिनकर का जन्म बेगूसराय में और विद्यापति का जन्म दरभंगा में हुआ था। ये आपको जिला याद रखना है, क्योंकि हो सकता है जिला का नाम भी पूछ दे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नभ पर पर्वतों से मेघों का दर छाया, पावस का कैसा समय सरोन आया। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो ये जो पंक्ति है जानकी बल्लभ शास्त्री का है, मेघगीत से लिया गया है। विकल्प को सही हो जाएगा। यहाँ जब एक ही कविता से संबंधित पंक्ति रहता है तो आप लोग आसानी से बना देते हैं, लेकिन जब फाइनल एग्जाम में पंक्तियाँ एक साथ आएगी तो मिला हुआ रहेगा तो आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको बेहतर ढंग से तैयारी करने की आवश्यकता है, जो हम करवा रहे हैं। मेघगीत कविता में किसका आवाहन किया गया है। तो मेघगीत कविता में मेघ का आवाहन किया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना जानकी बल्लभ शास्त्री का नहीं है। कौन सी नहीं है, नहीं पूछा है, आपको ध्यान देना है। अवंतिका भी है, प्यासी पृथ्वी है, तीर तरंग है, लेकिन हिमालय जो है रामधानी सिंह दिनकर की रचना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। नहीं पूछा है तो हिमालय रामधानी सिंह दिनकर की रचना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा किसका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो राधा जो है जानकी बल्लभ शास्त्री का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। यह सांध अरुणिमा नहीं रक्त चंदन है, जिससे रंजित सा कोमल श्यामल तन है। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो ये जो पंक्ति है वो जानकी बल्लभ शास्त्री का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
रीति यही अभिनव दाता की, प्राण हरण करते त्राता की, मेट जगत युग निर्माता की, दुर्दिन के घन घिर आए। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जानकी वल्लभ शास्त्री की पंक्ति है। विकल्प गो सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री की मृत्यु कब हुई? तो जानकी वल्लभ शास्त्री की मृत्यु 2011 ईस्वी में हो जाती है। विकल्प को सही हो जाएगा। तो ये जो मेघगीत कविता था उससे संबंधित प्रश्न था, मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग इसे 2 बार देखिएगा ताकि कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप लोग आसानी से प्रश्नों का आंसर दे सकें। अगर मेरे तक जो क्लास है उसका PDF पाना चाहते हैं, जितने अभी तक क्लास हुए हैं पेपर 2 का जितने होंगे सारे का PDF जो है पाना चाहते हैं तो 199 रुपया पर पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। पेपर 2 का लगभग टॉपिक समाप्त हो चुका है। लगभग 8-9 टॉपिक और हैं जो 1-2-3 दिन में खींच देंगे। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा और पेपर 1 का जो है हो सकता है सोमवार से स्टार्ट हो, तो आप लोग जुड़कर उसका भी तैयारी कर लीजिएगा। और 199 मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे पेमेंट करना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, और जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप BPSC 3.0 का तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर पर 249 रुपया पेमेंट कीजिएगा, तो हम इधर से नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सक्षमता परीक्षा का भी 249 पेमेंट करके नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए और मेरे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।